नमस्कार। आप सभी का वेदम क्लासेस नीमराना में एक बार स्वागत है। मैं रमन कुमार आप सभी को जो टॉपिक पढ़ा रहा था ह्यूमन हार्ट का उन की एमसीक्यू आज अपन करेंगे। तो सभी बिल्कुल आराम से मज़े तरीके से करते हुए चलेंगे इन क्वेश्चनों को। और सभी जो भी ये जो मेरा जो दोनों जो वीडियो देखे हैं पीछे, उन सभी के क्वेश्चन हैं आपको मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें आपको पार्टिसिपेट करना है, क्वेश्चन जरूर देखना है सभी को। तो सभी को गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत सभी का आभार। उम्मीद करता हूँ सबने दोनों वीडियो देखे होंगे और उन सभी के क्वेश्चन हमें करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर। आज जो टॉपिक रहेगा ना वो अपना रहेगा ह्यूमन हार्ट। दिख रहा होगा आपको डायग्राम दिख रहा होगा, हार्ट ट्रांसप्लांट डे इन इंडिया। अगर आपसे पूछे कि बताओ भाई कब हमारा मतलब इंडिया में ये जो हार्ट ट्रांसप्लांट डे किया गया है, तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल तो एक तरीके से पेसमेकर लगा दिया जाता है। तो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ देखना है। अच्छा है, आपको याद रखना है कि इसके कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। 2 तो आलिंद होते हैं, 2 क्या होते हैं? निलय होते हैं। सभी स्टूडेंट को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तब तक आपका टॉपिक अच्छा बिल्कुल स्टेबल नहीं होगा जब तक आप इन सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करोगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होंगे तो हमारा ज्ञान स्थायी नहीं हो पाएगा। पहला जो सवाल है वो ये कह रहा है कि शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता? तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत है क्या? कौन सा ऐसा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता? तो आपका आंसर क्या रहेगा? हार्ट। ये कभी भी विश्राम नहीं करता। हार्ट की जो धड़कन है उसको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला करता है। मेडुला भाग किसका होता है भाई? मस्तिष्क का होता है। मस्तिष्क का भाग जो भी अगर आप देखोगे, जो भी अनैच्छिक काम होंगे, जो जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होगा, जो अनैच्छिक काम होंगे, वो सारे के सारे कौन नियंत्रित करता है? तो अनैच्छिक जो भी क्रिया होंगी उन सभी के लिए आपको याद रखना है मेडुला नियंत्रित करेगा। मेडुला एक मस्तिष्क का भाग है और पश्च मस्तिष्क का भाग है। आपको याद रखना है कौन से मस्तिष्क का भाग है? पश्च मस्तिष्क का भाग है। पश्च मस्तिष्क का भाग है। जो पश्च मस्तिष्क है ना, इसके मेन रूप से 3 भाग होते हैं। आपको याद रखना है 3 भाग कौन कौन से हैं। तो देखो, पश्च मस्तिष्क का एक भाग तो होता है पोन्स। क्या होता है? पोन्स। एक तो पोन्स होता है, एक होता है मेडुला। एक क्या होता है? मेडुला ओब्लांगेटा। और एक होता है जिसको हम अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम के नाम से जानते। सेरिबेलम के नाम से जानते हैं। देखिए भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेरिबेलम को हम अनुमस्तिष्क भी कह देते हैं। अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या है? तो आपको याद रखना है, ये हमारे शरीर में जो संतुलन से संबंधित जो भी काम है उनको नियंत्रित करता है। जैसे मान लो, इसको हम छोटा दिमाग भी कह देते हैं। संतुलन से संबंधित जो भी काम है वो कौन करेगा? सेरिबेलम करेगा। इसे छोटा दिमाग भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? छोटा दिमाग भी कह देते हैं। छोटा दिमाग भी कह देते हैं। तो देखो, सेरिबेलम का मतलब है कि कई बार यहाँ पर चोट लग जाती, चोट लगने के कारण चक्कर आके गिर जाते हैं। उसका नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? सेरिबेलम में होता है। जैसे कोई साइकिल चला रहा है, तो साइकिल चलाना शुरुआत में सीखता है, तो जो बैलेंस बनाया जाता है, साइकिल चला रहा है, बैलेंस बना रहा है, पीछे कोई पकड़ रखा है, पकड़ते हुए उसने देखा पीछे कोई नहीं है तो वो तुरंत गिर गया। इसी तरीके से, क्योंकि उसका सेरिबेलम सेट नहीं है। उसका सेरिबेलम क्या नहीं है? सेट नहीं है। इसी तरीके से कई बार आप देखो, जब आप नदी, तालाब, स्विमिंग पूल में तैर रहे हो, तो जो साथी है वो तैर रहा है, आराम से पड़ा है, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, हाथ पैर भी नहीं हिला रहा, फिर भी नीचे नहीं जा रहा। और जिसको तैरना नहीं आता वो खूब हाथ पैर हिलाता है, फिर भी नीचे चला जाता है। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण यही है कि उसका एक मस्तिष्क का भाग है सेरिबेलम, वो संतुलन नहीं बना पा रहा। इसलिए हम कहेंगे कि जो संतुलन से संबंधित जो भी कार्य हैं
वो पश्चिम मस्तिष्क का जो भाग है सेरिबेलम वो नियंत्रित करता है। मेडुला में सारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। क्या होती? अनैच्छिक क्रियाएं। जैसे अभी मैंने बताया हृदय जीवन भर रुकता नहीं, तुम रोक के दिखा दो, रोक दोगे तो सदा के लिए रुक जाओगे। तो इसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, तुमने रोटी खा ली, चावल खा ली, अब खाने के बाद आपको ये पता है कि भाई दोपहर का खाना नहीं मिल रहा, आपको शाम को ही मिलेगा। अब एक कह रहा है कि भाई शाम को मिलेगा, तो एक काम कर लेते हैं, इस पाचन तंत्र को थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि हमने तो खाना कम खाया है, शाम तक होना चाहिए। वो चाहे कितना ही कर ले, ध्यान देना एक बार, बड़े मज़ेदार बात है कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम को रोक नहीं सकता, क्योंकि उसका उस पर नियंत्रण है ही नहीं। इसलिए मेडुला ऐसी चीज़ों पर कंट्रोल रखता है जिसका हमारे शरीर पर नियंत्रण नहीं, हमारा खुद का नियंत्रण नहीं रहता। यहाँ पर पोन्स है, ये रेस्पिरेशन से संबंधित जो कंट्रोल सेंटर, नियंत्रण केंद्र रखता है। तो आपका आंसर हो जाएगा शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता, तो आंसर क्या आएगा? हार्ट। समझ में आया होगा? क्लियर? देखिए, इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से आगे बढ़ना है कि दोबारा ऐसा आपको दोबारा क्वेश्चन मिलते ही आपने तुरंत उसको क्वेश्चन को लुटा दिया। यही तरीका होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखो, हृदय और उसकी बीमारी। जो हृदय और उसकी बीमारियां हैं उनसे संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखना है, उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। और अगर हम क्रोनोबायोलॉजी के बारे में बात करें तो जीवों के जो समय है उसका अध्ययन किया जाता है। हिमेटोलॉजी आपको सबको पता है, हिमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? रक्त का अध्ययन किया जाता है। और हेपेटोलॉजी आपको ये भी पता होगा, जो छिपकलियाँ होती हैं उनका अध्ययन किस में होता है? हेपेटोलॉजी। आप तो आपका आंसर क्या रहेगा? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी आप जब भी कभी हार्ट से संबंधित जो भी अध्ययन होंगे वो सभी किस में होंगे? कार्डियोलॉजी में। मेरे दोस्तों, आप सभी को इसी नीम राणा वेदम क्लासेज की ओर से मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार इन सेशन को आप शेयर कर रहे हो, पढ़ रहे हो, मजबूती से नोट्स बना रहे हो, और नोट्स बना के एक अच्छे लेवल पर आप अपना विस्थापित करोगे। जैसे ये भर्ती है, भर्ती में आपको ऐसा होना चाहिए कि आपके सारे सवाल ठीक होने चाहिए। अब देखो, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? सफल हृदय प्रत्यारोपण, देखिए सबसे पहले विश्व में सबसे पहला, ये विश्व लिख देना आप, विश्व में सबसे पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण जो करने वाले वैज्ञानिक थे वो थे क्रिश्चियन बर्नार्ड। नाम क्या था? क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये जो क्रिश्चियन बर्नार्ड है ना, इन्होंने पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था 1967 के अंदर। ये साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में इनका ये जो ट्रांसप्लांटेशन किया गया था, ये आपको दिख रहे हैं। ये कौन से वैज्ञानिक हैं? तो आपको याद रखना है क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड के बारे में बात करें तो हम साउथ अफ्रीका में 1967 में इन्होंने पहला हृदय प्रत्यारोपण किया, एक हार्ट को दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया और सक्सेस हुआ। तो इसको याद रखना है आपको, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है शल्य चिकित्सा के लिए। देखिए भाई, जो सर्जरी होती है ना उसके लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? तो शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग शुरू किया था माइकल दी वेकी ने। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने तो किया था हृदय प्रत्यारोपण, और माइकल दी वेकी, नाम बोलो क्या है? माइकल दी वेकी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया? तो माइकल दी वेकी। तो देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आर्टिफिशियल हार्ट, इस तरीके से ये आर्टिफिशियल हार्ट, कृत्रिम हृदय, ठीक है। कृत्रिम हृदय जो पहला था उसका नाम था जार्विक 7। क्या नाम था? जार्विक 7, ठीक है। आर्टिफिशियल हार्ट जार्विक 7। लेकिन जो प्रयोग शुरू किया वो किसने किया था? माइकल दी वेकी ने।
और जो बनाने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था रॉबर्ट जार्विक। रॉबर्ट जार्विक, याद रखना है, रॉबर्ट जार्विक। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया शल्य चिकित्सा में पहला जो कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया, तो रॉबर्ट जार्विक ने। इसके बाद देखो यहाँ पर मैंने दोनों का डायग्राम बना रखा है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, आप देखिए, ये राइट वेंट्रिकल है, मतलब दोनों नीले हैं ये। और यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों एट्रियम है, ये लेफ्ट है, ये राइट एट्रियम है। ये वेना केवा जिनको बोलते हैं महाशिरा, क्या बोलते हैं, महाशिरा। यहाँ पर ये क्या निकल रही है, एरोटा, एरोटा को बोलते हैं महाधमनी, महाधमनी, जो शरीर की सबसे लंबी धमनी है। ये है पल्मोनरी धमनी, क्या है, पल्मोनरी, पल्मोनरी धमनी, ठीक है, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी। तो देखिए पल्मोनरी धमनी है, ये एरोटा जिसको क्या कह देते हैं, महाधमनी के नाम से भी जानते। ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी तरीके से ये ओरिजिनल है, ये आर्टिफिशियल है। ओरिजिनल में देखो राइट एट्रियम जिसको हम बोलते हैं दायां आलिन, दायां आलिन, आलिन, ठीक है। ये क्या है, दायां नीले, दायां नीले। ये क्या है भाई, ये आपको बायां, बायां नीले। और ये क्या है, तो ये है बायां आलिन, बायां आलिन। देखो यहां पर मैंने 2 पॉइंट लिखे, बायां आलिन, बायां नीले, दायां आलिन, दायां नीले। वही पल्मोनरी एरेटरी, ये रही पल्मोनरी एरेटरी, ये एरोटा, ये एरोटा, और ये वेना केवा, ये वेना केवा। इस तरीके से बना के ये आर्टिफिशियल हार्ट है। तो ध्यान देना है कि आर्टिफिशियल हार्ट को शल्य चिकित्सा में माइकल दी वेकी ने शुरू किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है, बताइए। ऐसा करना है कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझना है। देखिए भाई, मजे तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल मस्त होके पढ़ना है, कहीं पर कोई पैनिक नहीं लेनी है। क्वेश्चन देखें, आंसर कर दें। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है, किसकी दर्शाएगा बताइए। मस्तिष्क के लिए तो हम बताते हैं ईईजी, क्या होता है, ईईजी। हृदय के लिए क्या होता है, ईसीजी, क्या होता है, ईसीजी। तो देखो मस्तिष्क के लिए ईईजी का प्रयोग होता है, इसके लिए किसका, ईसीजी का प्रयोग होता है। आपको याद रखना है ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी, कार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये ईसीजी की फुल फॉर्म होती, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। देखो इसमें याद रखना है एक साइंटिस्ट जिसका नाम था विलियम इंथोवन, विलियम इंथोवन। उसने सबसे पहले ईसीजी की खोज की थी, मतलब ईसीजी की आविष्कार किया था ईसीजी। तो यहाँ पर हार्ट की जांच के लिए किसकी गतिविधि कौन दर्शाता है, ईसीजी दर्शाता है। याद रखेंगे ईसीजी किसके लिए, हार्ट की गतिविधि के लिए है, हार्ट की गतिविधि के लिए ईसीजी है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो आप पढ़ें और आंसर देना भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हृदय का काम क्या है, बताइए। हृदय का काम क्या है, आंसर करना है आपको। हृदय का काम क्या होता है, बताइए सभी दोस्त, हृदय का काम क्या है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन आपके सामने है ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, दूसरा है ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, तीसरा है अपशिष्ट द्रवों का उत्सर्जन, चौथा है रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करना। ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना,
भाई ये किसका काम है? हृदय का काम है क्या? ये तो आरबीसी का काम है। किसका काम है? आरबीसी का काम है। ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, ये किसका काम है? ये प्लाज्मा का काम है। मुख्य रूप से किसका है? प्लाज्मा, और उसमें भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का, कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट। ठीक है। तीसरा, अपशिष्ट द्रवों का उत्सर्जन, ये किडनी का काम है। किसका काम है? किडनी यानी कि वृक्क का काम है। तो अपशिष्ट पदार्थों का या द्रवों का उत्सर्जन करने का काम किडनी का है। रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना किसका है? हृदय का काम है। तो समझ आया होगा। अगला सवाल देखिए भाई। अगला सवाल है आपके पास, बताओ लब और डप दोनों ध्वनि बताइए। लब और डप दोनों ध्वनि के क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। बड़ी आंत, फेफड़े, हृदय। तो आपका आंसर क्या आएगा? हृदय। इसका आएगा भाई। यहां पर आपको 2 पॉइंट याद रखना है। हृदय की 2 साउंड होती है। जो फर्स्ट साउंड है, फर्स्ट साउंड वो कहलाती है, पहली ध्वनि कहलाती है लब। क्या कहलाती है? लब। फर्स्ट साउंड लब कहलाती है। और हार्ट की जो सेकंड साउंड आती है वो कहलाती है, सेकंड साउंड जो होगी वो आती है डब। डब। बोलो क्या? डब। ठीक है, डब। सेकंड साउंड क्या कहलाती है? डब। हृदय की 2 साउंड है, एक तो फर्स्ट और सेकंड। ये जो लब और डब जो ध्वनि उत्पन्न होंगी, ये किसके का अंदर होंगी? हार्ट के अंदर होंगी। याद रखना है। और दोनों ही लब और डब मिलकर एक हार्ट साइकिल बना लेते हैं। लब और डब मिलकर क्या बना लेते हैं? एक हार्ट साइकिल बना लेते हैं। आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन चले, देखो फटाफट। मनुष्य के शरीर में हृदय का एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो मैंने बताया, बताओ भाई कितना, बोलो। पिछली क्लास में मैंने बताया कि एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगेगा। आपका आंसर आएगा 0.8 सेकंड। क्योंकि देखिए, इधर देखिए, हृदय के लिए आपको याद रखना है, हृदय 1 मिनट में, एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। 72 बार धड़कता है। ये आपको याद होगा शायद। 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार धड़कता है। तो यहां पर देखो, हमें पता है कि 72 बार हृदय धड़कता है। बार धड़कता है कितने मिनट में भाई? धड़कता है 1 मिनट में। 1 मिनट को मैं 60 सेकंड कह दूं, तो एक बार के लिए जब बात करें हम, एक बार धड़कता है कितने में? 60/72 सेकंड में। 60/72 सेकंड में काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.8 सेकंड। क्या जाएगा? 0.8 सेकंड। तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0.8 सेकंड आ जाएगा। याद रखना है, 0.8 सेकंड आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए, अपन जो पीछे पढ़े हैं इस चैप्टर को, उसके मैंने किस क्वेश्चन किए हैं आपको याद रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अगला पॉइंट, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो हृदय का वजन जो होता है वो लगभग इस तरीके से होता है कि आपको याद रखना है कि एवरेज, औसत जो वजन होगा, औसत वजन वो कितना बताया मैंने पिछली क्लास में? औसत वजन होता है 300 ग्राम। कितना होगा? 300 ग्राम। तो यहां पर कुछ नहीं दे रखा है। सामान्य वयस्क व्यक्ति का हृदय का वजन लगभग कितना होगा? तो आंसर तो होगा 300 ग्राम। लेकिन यहां पर देखिए 2 चीजें हैं। मेल और फीमेल के अंदर थोड़ा सा फर्क है, महिला और पुरुष में।
पुरुष के अंदर ये जो वजन होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, आपको याद करना है 350 ग्राम, और महिला के अंदर थोड़ा सा कम रहता है, लगभग 250 ग्राम, 250 ग्राम। तो दो याद रखना है। जो वजन के बारे में अगर आपसे पूछे, मैंने पिछली कक्षा में बता भी दिया था, कितना आंसर आ जाएगा, 300 ग्राम। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आया है नहीं? कि भाई वजन अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे? तो बताना है 300 ग्राम तो औसत वजन होता है, पुरुष में क्या होता है 350 ग्राम, और महिलाओं में क्या होता है 250 ग्राम। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके बॉडी वेट के आधार पर, कभी आप सोचो कि हृदय का वजन ज़्यादा है तो ज़्यादा कुछ होगा, ठीक है। तो सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होगा भाई, 300 ग्राम। अगला क्वेश्चन बताओ, हृदय में कक्षकों की संख्या, कक्ष जो होते हैं ना चैम्बर, उनकी संख्या कितनी होगी? कितनी चैम्बर होंगे हृदय में? कुल कितने चैम्बर होंगे? ऑप्शन 1 4, 2, 3, 5। बोलो भाई, सामान्य सा सवाल है, कितने चैम्बर होंगे? 4 चैम्बर होंगे। 4 चैम्बर कैसे हैं? देखिए, आपको 4 चैम्बर मैंने बताए थे कि 4 क्या क्या है। तो भाई हार्ट के अंदर इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखी होगी, इस तरीके से। तो ऊपर है ना, दो तो आलिंद होते हैं और दो ही क्या होते हैं, निलय होते। दो आलिंद, आलिंद, और दो ही क्या हैं, निलय होते हैं। दो कौन कौन से आपको याद रखना है? दो, एक तो दायां और एक बायां आलिंद, ठीक है। यहां दो देखेंगे कौन कौन से, तो एक तो दायां और एक बायां आलिंद। तो कितने होंगे? 4। 4 का मतलब दो आलिंद और दो ही निलय होते हैं। तो आंसर क्या रहेगा? दो आलिंद और दो निलय, ठीक है। यहाँ देखो ऊपर वाले दोनों के दोनों, ये तो देखिए इस साइड में है, तो ये तो आपको याद रखना है राइट ओरिकल, जिसको दायां आलिंद बोलते हैं। ये लेफ्ट ओरिकल, जिसको बायां आलिंद बोलते हैं। ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। इस तरीके से आपको ये कक्षकों की संख्या याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए भाई और पढ़ो, आंसर देना एक बार। मानव हृदय में कितने वाल्व पाए जाते हैं? कितने वाल्व पाए जाते हैं? रिपीट हो गया भाई ये तो। अगला देखो, वयस्क व्यक्ति के बताइए भाई, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? अभी हमने बात बताई थी कि लगभग कितनी होती है, 72 बार। और 72 का ऑप्शन इसमें से अच्छा कौन सा लग रहा है आपको? ये तो हो नहीं सकता 50 से 60, ये हो सकता है, ठीक है। हो सकता है क्या? ये भी नहीं हो सकता। 72 बार प्रति मिनट है, तो ये आंसर होना चाहिए। 70 से 80 बार प्रति सेकंड, सेकंड आ गया, ये भी गलत। घंटे आ गया, ये भी गलत। यहाँ देखो 70 से 80 बार प्रति मिनट, इसका मतलब आपका आंसर डी सही है। क्या रहेगा आंसर? डी सही है। बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आ रहा होगा कि 72 बार प्रति मिनट होता है, तो हमें पीछे क्या देखना है, प्रति मिनट। 70 से 80 बार इसका एवरेज वेट होता है। ये समझ में आ रहा होगा आपके, पिछली जो मैं क्लास कराई थी उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आंसर दे सभी। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? अभी पीछे बात की थी हमने 1 मिनट, देखो मिनट की बात हो रही है, तो आंसर क्या आएगा आपकी बार? 72 बिल्कुल परफेक्ट है। तो सामान्यतः कितनी बार धड़केगा? 72 बार, याद रखो। अगला सवाल देखिए, बताओ प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट जो वाल्व होते हैं
वो लगभग कितनी बार खुलते हैं और बंद होते हैं। तो एक बार इस पॉइंट को आप समझो, क्या है वाल्व। हृदय के अंदर कुल वाल्व की संख्या कितनी होती है भाई, बताओ कितनी होती है। कुल वाल्व कितने होते हैं, 4। कितने होंगे, 4। 4 जो वाल्व हैं उन चारों का क्या काम है, उन चारों से ही हार्ट की साउंड आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मैंने बताया था। तो आपको यहाँ तो ये क्वेश्चन करना है कि प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के जो कपाट हैं लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं। तो देखो ये तो है भाई इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, तो लगभग 1,00,000 बार आपको याद रखना है खुलते और बंद होते हैं। 1,00,000 बार खुलते और बंद होते हैं, तो आंसर तो कौन सा रहेगा, ये वाला 1,00,000 आपको याद रखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 बार, ठीक है। खुलते और बंद होते हैं, खुलते और बंद होते हैं। यहां मैं आपको समझा देता हूं वाल्व के बारे में, समझो एक बार। वाल्व का मतलब होता है दरवाजे यानी कि कपाट। कपाट, वाल्व का मतलब क्या है, दरवाजे यानी कि जो कपाट है उनके बारे में बात हो रही है। ये कितने होते हैं नंबर, तो आपको सबको याद होना चाहिए, ये होते हैं 4। संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, तो देखो कौन कौन से होते हैं आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझना है। इस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख ले, इसके बारे में किस तरीके से वाल्व पढ़ना है। देखो दो, एक तो होता है आलिंद निलय, आलिंद, आलिंद निलय कपाट। आलिंद और निलय के बीच में जो मिलते हैं दरवाजे उनको कहते हैं आलिंद निलय कपाट। एक होते हैं अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट। देखिए एक तो क्या होते हैं आलिंद निलय और एक क्या होते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। यहां पर इनके नंबर देखोगे तो ये 2 होते हैं। एक तो होता है त्रिविलन कपाट, कपाट क्या होता है, मतलब 3 दरवाजे, 3 दरवाजे। एक होता है द्विविलन कपाट, द्विविलन कपाट। और जो द्विविलन कपाट है ना, इनको हम मिट्रल कपाट के नाम से भी जानते हैं, मिट्रल कपाट के नाम से भी जानते हैं। अर्धचंद्राकार जिन्हें सेमी ल्यूनार वाल्व कहते हैं, 2 प्रकार के होते हैं ये, आपको याद रखना है। नंबर एक तो आपको याद रखना है एरोटा कपाट, एरोटा कपाट। और नंबर 2 याद रखना है पल्मोनरी कपाट, पल्मोनरी कपाट। तो कुल कपाट के नंबर कितने हो गए भाई, 1 नंबर त्रिविलन, 2 नंबर द्विविलन, 3 नंबर एरोटा और 4 नंबर पल्मोनरी कपाट। 4 कपाट होते हैं, आप सभी को याद रखना है। हृदय में कितने कपाट होते हैं, 4 कपाट होते हैं। तो ये चारों कपाट किस तरीके से स्थित होते हैं मैंने आपको पीछे डायग्राम में बता दिया, और आपको वीडियो में जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कपाट किस तरीके से आपको चारों बताए गए हैं, ठीक है। तो कुल कपाट के नंबर कितने होंगे, 4। इन कपाट के बंद होने से ही हार्ट की फर्स्ट साउंड और सेकंड साउंड आती है। जब ये दोनों कपाट बंद होते हैं, आलिंद निलय कपाट, त्रिविलन और द्विविलन कपाट बंद होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं, तब हार्ट की फर्स्ट साउंड आती है लब। और ये जब बंद होते हैं तो सेकंड साउंड आ जाती है डब, और लब डब लब डब लब डब क्या होता रहता है, हृदय की धड़कन, ठीक है। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ मनुष्य में रक्तचाप, रक्तचाप को तो आप जानते हो ना, बीपी, क्या कहते हैं, बीपी। और बताया मैंने बीपी जो होता है उसका सामान्यतः कितना होता है, तो आपको बताना है 120/90, 180/100,
120/80, 140/90, 140/90। तो आपको याद रखना है ये होता है 120/80 mmHg। आप कहोगे साहब ये क्या लिख दिया आपने ये वाला? ये चिकित्सा क्षेत्र में दाब मापने की इकाई है। चिकित्सा क्षेत्र में दाब मापने की इकाई, दाब मापने की इकाई, मापने की इकाई है, दाब मापने की इकाई। अब दाब के लिए इकाई देखें तो दाब के लिए देखिए भाई, दाब प्रेशर कुछ मैं बता रहा हूं, जैसे पास्कल, ये तो ऐसा ही है। क्या कौन सी इकाई है? ऐसा ही इकाई है। इसके अलावा बार, इसके अलावा टोर, इसके अलावा एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये चार और इकाई है, दाब की इकाई चार और है। इसके अलावा mmHg। तो आपका आंसर क्या आएगा भाई? बीपी सामान्यतः कितना होता है? 120/80 mmHg। क्या होगा? 120/80 mmHg। ध्यान देना है आपको कि दाब मापने की जो इकाई है वो ऐसा इकाई कौन सी है? पास्कल। कौन सी है? पास्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किन की भित्तियों पर रक्त जरा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहा जाता है? किन की भित्तियों पर डाला जाता है? तो याद रखना है कि भाई आप बीपी किसे कहोगे? तो बीपी का मतलब है आपके जैसे डॉक्टर हैं, वो क्या करेगा, कान के अंदर वो लगाएगा स्टेथोस्कोप, और उसका जहाँ जहाँ आर्टरीज होती है वहाँ उसका अगला वाला पॉइंट लगाता है और सुनता है। क्या वो सुनता है? हृदय की आवाज़। हृदय की आवाज़ सुनाने के लिए हृदय में जो काम करती है वो हार्ट बीट, जिसे हिंदी में कहते हैं हृदय की धड़कन, उनके द्वारा हृदय की आवाज़ सुनी जाती है। सुनने वाला जो यंत्र होगा वो स्टेथोस्कोप होगा। बड़े मज़ेदार बात है, एंजॉय तरीके से पढ़ना है, आनंद लेना है, मस्त होके पढ़ना है, याद करते हुए जाना है। सभी जो भी देखे पढ़ रहे हैं, आप सभी को मैं बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है, ये जो आपके क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इनसे आपका स्टेबल हो जाएगा ज्ञान, और आप सभी को एक मतलब पुनर्बलन मिलेगा आपको एक क्वेश्चन करने के बाद कि भैया मेरे याद है। तो उनको कहते हैं हम धमनियाँ। क्या कहेंगे? धमनियाँ। सब कैसे कहेंगे धमनियाँ? बताओ हमें। तो आपको मैं बता देता हूँ, धमनियों का मतलब है जहाँ पर लाल रक्त बहता है। जहाँ पर कैसा रक्त बहता है? लाल। और ये जो ऊपर दिख रही है ना आपको, नीली नीली नसें दिख रही, इनको कहते हैं सिराएं कहते हैं। इनसे बीपी नहीं मापा जाता है। जो आपके नब्ज के नीचे रहती है लाल, जिसमें लाल चटक रंग बहता है, उससे क्या मापा जाता है? बीपी मापा जाता है। बोलो, समझ में आया? बीपी किससे मापा जाता है? धमनियों द्वारा। और सामान्यतः बीपी कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बताओ रक्तचाप दाब निम्नलिखित में से किस में उच्च होता है? नीले में होता है, धमनियों में होता है, या सिराओं में होता है, या किस में होता है? तो बीपी जिसमें होता है ज़्यादा, जैसे मान लो यहाँ से आपने ब्लेड से काट लिया तो आपकी धमनी कट गई। धमनी कटने के बाद खून रुकेगा नहीं, क्योंकि पंप कर रहा है हृदय, धमनियों द्वारा पूरे बॉडी में जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा किस में होगा? रक्तदाब धमनियों में होगा। ठीक है, रक्तदाब सबसे उच्च किस में होगा? धमनियों में होगा। और क्योंकि प्रेशर है ना यहाँ पर, देखिए एक बात याद रखना है, रक्तचाप दाब निम्नलिखित में से किस में उच्च होगा? तो नीले जो होंगे ना, उनमें मुट्ठी के समान आकृति होती है, उसमें प्रेशर ज़्यादा रहेगा, फिर धमनियों में भी रहेगा, क्योंकि धमनियाँ भी उसके साथ ही जा रही है। तो यहाँ जब नीले ऑप्शन आ गया तो आपका आंसर क्या रहेगा? नीले। नेक्स्ट सवाल देखिए, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन है पहला, ये याद रखना है, थायरोक्सिन है। दूसरा गैस्ट्रिन, तीसरा ग्लाइकोजन, चौथा डोपामाइन। आंसर क्या रहेगा भाई? हृदय की धड़कन को उच्च करना, उसके लिए जो है वो कौन सा रहेगा? थायरोक्सिन। ये गैस्ट्रिन हार्मोन है ना, गैस्ट्रिन हार्मोन,
ये आंसर नहीं होगा। गैस्ट्रिन हार्मोन क्या होता, आंसर तो क्या रहेगा, थायरोक्सिन रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, थायरोक्सिन। गैस्ट्रिन जो हार्मोन है ये तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती है हमारी, जठर ग्रंथियां होती हैं, उनको उत्तेजित कर देता है। ग्रंथियों को उत्तेजित कर देता है, उत्तेजित कर देता है, कर देता है। ठीक है, ग्लाइकोजन तो आपको पता ही है, ये हार्मोन है ही नहीं, है क्या, है हार्मोन है या है नहीं, नहीं है। ये तो ग्लूकोज से जुड़कर हमारे लीवर में जमा रहता है, लीवर के अंदर, यकृत के अंदर भोजन के रूप में स्टोर होता है ग्लाइकोजन। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक न्यूरोकेमिकल होता है, न्यूरोकेमिकल होता है, केमिकल होता है डोपामाइन, न्यूरोकेमिकल। इसे रिवॉर्ड हार्मोन भी कहते हैं। जैसे बारी बारी से मोटिवेशन दे रहे हैं आपको, तो डोपामाइन बढ़ रहा है, और डोपामाइन से क्या होता है, व्यक्ति एक मोटिवेट हो जाता है। स्मॉल टास्क कर रहे हो आप, जैसे ये स्मॉल टास्क आपने ये क्वेश्चन कर लिए, इनमें से कितने आ रहे हैं आपको, जब अगर सारे आ रहे हैं तो आपका मन बढ़ेगा आगे पढ़ने के लिए, और जब मन बढ़ेगा तो पेपर में पास हो जाओगे। तो यहाँ देखिए जो हार्मोन सिक्रेट हो रहा है आपके बॉडी के अंदर, न्यूरोकेमिकल सिक्रेट हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, उसका नाम क्या है, तो डोपामाइन है। क्या नाम है, डोपामाइन। इसके बाद देखिए आंसर क्या आ जाएगा, थायरोक्सिन। नेक्स्ट सवाल देखो, बताओ हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है। परिधीय तंत्रिका, अनुकंपी तंत्रिका, परानुकंपी तंत्रिका, कपाल तंत्रिका। तो याद रखना है, ये जो जो स्वायत्त तंत्रिका होती है ना, दो प्रकार की होती है। अनुकंपी, ये तो हमेशा उत्तेजित करता है, अगर कुछ भी चीज बढ़ रही है उत्तेजित करना तो अनुकंपी का कार्य है। और अगर कोई भी चीज को यदि शिथिल कर रहा है, शिथिल मतलब ढीला कर रहा है, तो फिर किसका काम है, तो आपको बता देना है परानुकंपी। उत्तेजित का काम किसका है, तो आपको अनुकंपी। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, अनुकंपी। यहां वैसे एक ही अंतर है कि ये तो पाचन क्रिया में क्या हो जाता है, पाचन को बाकी सबको तेज करेगा, लेकिन पाचन को धीमा कर देता है। इसमें पाचन क्रिया क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, और इसमें पाचन क्रिया क्या हो जाती है, पाचन क्रिया, बाकी सारी चीजें तेज होंगी, उत्तेजित होंगी, लेकिन ये पाचन क्रिया थोड़ा याद रखना है, ये क्या कर देता है, इसको तेज कर देता है। ये थोड़ा उल्टा है, तो दोनों को आप समझना है, पाचन क्रिया को उत्तेजित करना, पाचन क्रिया को कम करना, ये दोनों उल्टा है। उत्तेजित करना किसका काम है, अनुकंपी का। शिथिल करना, जैसे कोई ढीला पड़ा है, ऐसे नींद आ रही है, तो इसका मतलब उसकी तंत्रिकाएं कौन सी काम कर रही हैं, परानुकंपी। जैसे किसी ने शराब पी ली, तो शराब पीने के बाद उसका सारा शरीर शिथिल हो जाता है, यूरिन वगैरह एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि पाचन क्रिया तेज हो गई है, और बाकी पूरा बॉडी क्या हो गया, शिथिल हो गया। तो कौन सी तंत्रिकाएं हैं, परानुकंपी। एकदम बीपी हाई हो गया, अनुकंपी हाई पावर हो गया, तो हाई पावर के अंदर ये पाचन तो क्या हो जाएगा, धीमा, और ये क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, बाकी बॉडी के सारे काम तेज हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है, अनुकंपी और परानुकंपी एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल साथ रहते हैं, लेकिन अपोजिट काम है। बताओ मजे आए या नहीं, आप इस तरीके से याद करने हैं सभी सवालों को। नेक्स्ट देखिए, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। तो मैंने डायग्राम में बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, कौन सी शिरा है जो फेफड़े से हृदय में रुधिर लाती है। भाई ये फेफड़ा है, ये फेफड़ा है, ये हार्ट है, हृदय है, और ये शरीर है। देखो यहाँ से रक्त यहाँ पहुँचाया जाता है, और यहाँ से रक्त यहाँ पहुँचाया जाता है। इसके चार भाग होते हैं, ये तो आलिन में डालते हैं, और ये कहाँ जाता है, वापस फेफड़ों में। तो इसका तो फ्लो इस तरीके से, इसका फ्लो इस तरीके से।
और यहाँ से देखो शरीर से जो ब्लड पहुंचाया जाता है, रक्त पहुंचाया जाता है, वो किस में पहुंचाया जाता है? इस वाले भाग में पहुंचाया जाता है। यहाँ पर रक्त कैसे आता है? तो यहाँ पर रक्त आता है इस वाले भाग से। तो अब देखो क्या है, मैं नाम बता देता हूँ सबके। इसको तो कहते हैं कि जो देखो हार्ट से रक्त किसी अंग में लेके जा रही है, तो उसको हम हमेशा याद रखना है, हमेशा धमनी कहेंगे। और इस धमनी को क्या कहेंगे? फुफ्फुसीय धमनी। क्या कहेंगे? फुफ्फुसीय धमनी कहेंगे। जब किसी भी अंग से लेके आ रही है किसी में हार्ट में, तो इसको सिरा कहेंगे। क्या कहेंगे? सिरा कहेंगे, सिरा। और ये सिरा कौन सी है? तो आपको बताना है फुफ्फुसीय सिरा। बस ये फुफ्फुसीय सिरा। इसको महाधमनी कहते हैं। ये जो ब्लड यहां से यहां तक लेके जा रही है, ये महासिरा कहलाती है। तो महासिराएं तो कहां से? शरीर से इस वाले भाग में। इसको कहते हैं राइट ओरिकल, ये लेफ्ट ओरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये दायां आलिन, ये बायां आलिन, ये दायां निलय, ये बायां निलय। यहाँ कह रहा है कौन सी सिरा है जो फेफड़ों से, किससे? फेफड़ों से हृदय में कैसा रुधिर ला रही है? शुद्ध रुधिर ला रही है। तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? फुफ्फुसीय सिरा। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो समझ आया होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कि इस तरीके से आपको एक सर्कुलेशन याद रखना है कि किस तरीके से कौन सा किस में लेके जा रहा है। तो देखिए, शरीर से ब्लड को किस में लेके जा रही है? राइट ओरिकल में। ये ब्लड जो होगा ना, ये अशुद्ध ब्लड होगा। कैसा होगा? अशुद्ध ब्लड। यहां से ये जो ब्लड होगा, ये भी कैसा रहेगा? अशुद्ध ब्लड। तो एकमात्र धमनी जैसा जिसमें ब्लड कैसा बह रहा है? अशुद्ध। वो कौन सी है? फुफ्फुसीय धमनी। ये जो है ना, इसमें क्या होता है? CO2 तो बाहर निकाल दी जाती है और O2 अंदर कर दी जाती है। तो ब्लड कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो ब्लड है, ये कैसा होता है? शुद्ध। और यहाँ पर ये जो देखिए, यहाँ से ये ब्लड आया यहाँ में, इसमें, इससे इसमें, और फिर वापस यहाँ से इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो इसमें भी कैसा? शुद्ध ब्लड होता है। ये पूरा पॉइंट आपको याद रखना है। आंसर बस सिर्फ इतना करना है। समझ में आया होगा? आई होप सभी के बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। बताओ, मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है। कैसा रक्त प्राप्त करता है? तो अभी मैंने बताया, देखो, हार्ट का जो दाहिना भाग है वो ये है। ये वाला कौन सा भाग है? दाहिना। इधर अशुद्ध है, इधर अशुद्ध है। और इसका बायां भाग है, यहाँ शुद्ध है, यहाँ शुद्ध है। कह रहा है अगला क्वेश्चन इस पर इस तरीके से है कि बताओ, मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है। तो आपको बताना है, हमेशा याद रखना है, राइट भाग में हमेशा अशुद्ध ब्लड रहता है, लेफ्ट में कैसा रहेगा? शुद्ध ब्लड। कभी उल्टा मत समझ लेना, तुम उल्टा ज्यादा समझोगे भाई। तुम क्या समझोगे? उल्टा समझोगे। जो राइट भाग है इसमें सब शुद्ध होता है। करिए है गलत, शुद्ध नहीं होता, अशुद्ध होता है। और जो बायां भाग जो होता है, हमारा जो बायां भाग होता है, उसमें हमेशा रक्त कैसा होगा? शुद्ध होगा। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो, आंसर क्या हो जाएगा? दाहिना नाम आते ही आपका आंसर होना चाहिए अशुद्ध, और बायां आ जाए तो शुद्ध होना चाहिए। क्या आएगा? शुद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? पेसमेकर कौन से अंग से संबंधित है? आपको सबको पता होना चाहिए। भाई, हार्ट का ये जो चैम्बर है ना, इसके अंदर आप देखोगे, मैंने ये बनाया था कि ये दायां आलिन,
ये बायां आलिंद, ये दायां निलय और ये बायां निलय, दोनों देखो। अगर आपसे पेस मेकर के बारे में बात करें तो यहां पर एक घुंडी है, मैंने डायग्राम बनाया है, इसको ही हम ऐसे नोड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऐसे नोड से। इसे ही हिंदी में कहते हैं सिरा आलिंद घुंडी। क्या कहते हैं? सिरा आलिंद घुंडी। तो ऐसे नोड जो है वो किस भाग में है? दाएं आलिंद में। यहां पूछा है कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है, तो आपको क्या बताना है? हृदय बताना है। क्या बता देना है? हृदय। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, बताओ पेसमेकर का कार्य क्या है? पहला है मूत्र बनने का नियमन, पाचन क्रिया का नियमन, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। तो अभी जो मैंने बताया है, जिस भाग में पेसमेकर स्थित होता है यहां से हृदय की धड़कन शुरू होती है। हृदय की धड़कन जो शुरू होगी वो कहां से होगी? पेसमेकर से। तो याद रखना है, हृदय की धड़कन जो शुरू होगी वो किससे होगी? पेसमेकर। तो यही आंसर रहेगा, दिल की धड़कन प्रारंभ करना, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। ठीक है, तो आपने ये जो क्वेश्चन किए हैं आज, इन सभी के जो पहले आपने वीडियो देखे उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन थे। आप सभी को नमस्कार, सभी को वेदम क्लास नीमराना में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सारी की सारी जो प्रैक्टिस आप करते रहोगे तो डेफिनेट है कि आपका जो भी पढ़ा हुआ है वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।